के केमिस्ट्री में 2 यूनिट्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटिव कंप्लीट कर लिए हैं। एक पहला बेटा था फंडामेंटल आपके पास कॉन्सेप्ट्स और सेकंड वन था स्टेट्स ऑफ मैटर। इन दोनों को हमने डिटेल से देखा था, कुछ एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे, बाकी कुछ इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस आपका नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह टेस्ट सिस्टम ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है उसमें हो जाएगी। आज का जो हमारा यूनिट 3 है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज का जो आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर आप इसको फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें वहां पे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इस सेंस में यूएचएस के सिलेबस के रिलेटिव। अब यूएचएस की अगर कोर्स आउटलाइन रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े तो बेटा उसने सिंपल पहले कहा कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। उसके बाद इनमें मैस या चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिलेटिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, न्यूक्लियन नंबर क्या होता है। फिर एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन कैसी है, और जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें हम एस सी डी एफ सब शेल्स का जिक्र करते हैं, उनकी शेप्स कैसी। और फिर इस कहने के यूनिट के लास्ट में उसने चैप्टर 6 के 2 टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया है। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम इस यूनिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुतालिक डिटेल्स पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 5 को कंपेयर करें तो बेटा उसमें हर चीज की बड़ी टिपिकल डिटेल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका कहने के इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं। फिर आपके पास प्लांक क्वांटम थ्योरीज है, बोहर मॉडल है, रेडियस की डेरिवेशन है, एनर्जी की डेरिवेशन है, आपके पास प्लांक्स क्वांटम नंबर है, डिफेक्ट्स हैं, और इस तरह से आगे चलता जाता है, स्पेक्ट्रम्स हैं, और एंड पे जाकर फिर क्वांटम नंबर्स है। तो आपने वो सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। वैसे उनमें से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो एंड पे मैं आपको बता दूंगा, जिनसे आपकी तकरीबन सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने इन चीजों को शॉर्ट करके लिखने की कोशिश की है। आज उन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम एटम को सिंपली बोहर के मुताबिक इस तरह से ड्रा करते हैं कि सर्कुलर इसमें ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द शेल्स होते हैं, तो इन शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। और इसको कह लें कि फंडामेंटली सबसे पहले डिस्कवर किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था बेटा, एक अदर डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसपे हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट वहां पे अप्लाई किया। ऐसे 3 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट है, मैं टू दी पॉइंट बातें कर रहा हूँ। और प्रेशर को उसने कम कर दिया 0.01 टॉर, इनके इसमें जो गैस बड़ी थी उसका प्रेशर इंतहाई कम कर दिया। उससे बेटा क्या हुआ कि कैथोड से कुछ रेज इमिट हुई और एनोड की तरफ मूव की। कैसे पता चला बेटा, यहाँ पे फ्लोरिसेंट लगाई होती थी, तो यहाँ पे चमक पैदा हुई। आपके पास जिंक सल्फाइड की शीट होती है, फ्लोरिसेंट मटेरियल। जब इससे पता चला कैथोड से कुछ रेज एमिट हुई, तो क्योंकि कैथोड से एमिट हुई इनिशियली उनका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। बाद में इनको हम बीटा रेज या सिंपली इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। बेटा मैं एक्सपेरिमेंट की डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स है। पहले नॉर्मल आपने गैस फिल की, नॉर्मल प्रेशर पे वोल्टेज अप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, ग्लो प्रोड्यूस हुआ। और जब आपने प्रेशर इतना कम कर दिया वो ग्लो भी आपके पास खत्म हो गया, और आपके पास यहाँ पे फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस हुई। तो उसके रिलेटिव आपने कहा कि यहाँ से कुछ रेज एमिट हुई हैं जिनका नाम क्या रखा, कैथोड रे। तो कैथोड स्टोनी ने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। फिजिक्स में आप इन्हीं को बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इन पे चार्ज है। ये किस तरह से मेजर किया जाता है, नाम बस याद रख ले, मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड अगर आपको याद हो, इसमें हम एक सिलेंडर सा लेते थे, 2 जब वो इलेक्ट्रोड थे, ऊपर वाले इलेक्ट्रोड पे आपने होल किया होता था, और
यहाँ से एटोमाइजर से उसको स्प्रे करवाते थे, जो भी आपकी लिक्विड होता था वो मूव करता था, उसकी वेलोसिटीज को कंपेयर करके आप उधर से जाओ वो उसका चार्ज फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ याद अब जो रखने वाली चीज है, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से आपने ये चार्ज मालूम किया, इसकी वैल्यू क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मैथ बाय कंपेयरिंग चार्ज वैल्यू विद चार्ज टू मैथ वैल्यू, आपने इसका मैथ मालूम किया था, वो है 9.31। जी जी एक्सक्यूज मी सर, सर बहुत ब्लड आ रहा है। ब्लर आ रहा है? अच्छा, एक मिनट है। चलें अब थोड़ा सा क्लियर, फिर आपका जरा नेट कनेक्शन स्लो होगा, बाकी बच्चों के लिए क्लियर है वो, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद इसका मैथ चार्ज आपके पास मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से आया, ई बाई एम वैल्यू आपने इसकी फाइंड आउट की थोड रेट से, और थोड रेट की वो आपके पास आगे चल के भी डिस्कस करते हैं। 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, इन दोनों को कंपेयर करके आपकी बुक में वैल्यू निकाली हुई है 9.31 इंटू 10⁻31। एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा, अब आप डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, अब आप वैल्यूज को याद करेंगे और उनके रिलेटिव जो ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। अब बेटा ये किलोग्राम में, अगर वो आपसे कहता है इसका मैथ ग्राम में कितना होगा, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा -27, क्योंकि के होता है 10⁻3, सॉरी -28, 9.31 इंटू 10⁻28 ग्राम आ जाएगा। तो ये चीज इस तरह से ग्राम में, मिलीग्राम में, ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। हाँ, एएमयू में भी आपके पास इसकी वैल्यू दी हुई है 0.000547 एएमयू, वो बहुत कम होती है, इसलिए लिखा हुआ मैथ इज 1837 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मैथ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मैथ से राउंड अबाउट कहा जाए तो 1840, अगर जरा पर्टिकुलर करके तो 1837 टाइम्स लेस होता है। इसलिए जब एटम के मैथ का जिक्र आता है तो हम इलेक्ट्रॉन के मैथ को काउंट नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? उसकी ये रीजन है कि इसका मैथ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मैथ से बहुत कम होता है, लेकिन वैल्यू आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की, कि जब इनके आगे आपके पास जिंक सल्फाइड की शीट रखी जाती है एल्यूमिना की, तो उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस कर सकते, फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करते। इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, इसके लिए आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है कि ये ट्रेवल स्ट्रेट पाथ में क्यों करते हैं। इनके रास्ते में अगर आपने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी थी, गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखी थी, उसका आगे बेटा शेडो बन गया था, उससे आपने रिजल्ट निकाला था दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। उसके बाद डुअल नेचर, इनमें मैथ भी होता है और इनकी वेव प्रॉपर्टी भी होती है। मैथ के रिलेटिव आपने वो पेडल व्हील वाला प्रैक्टिकल किया, इनके रास्ते में अगर पेडल व्हील रख दिया जाए तो उसको रोटेट करता है, इट मीन दे कैरी मोमेंटम। मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv। मोमेंटम उसी वक्त होगा जब मैस पार्टिकल हो। और वेव पार्टिकल के लिए आपने डी ब्रोगली ने इसकी वेव भी मेजर की, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी फार्मूला अप्लाई करके। तो वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए डुअल नेचर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये डुअल नेचर इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद बेटा इसकी ई बाई एम वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। हाँ, इसमें से काफी दफा वो एमसीक्यू पूछता है, वो इस तरह से नहीं पूछता, वो आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मेरे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन है, तो आप उनका चार्ज बताएं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताएं। तो बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अगर किलोग्राम का नहीं पूछता, ग्राम का पूछता है, तो फिर बेटा यही वैल्यू क्या आ जाएगी 1.76 इंटू 10⁻8 आ जाएगा कूलम पर ग्राम, क्योंकि के 1000 है तो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएगा, तो वो फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अगर वो आपसे पूछे 1 ग्राम आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप उनका चार्ज बताएं, तो चार्ज बताने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस तरह से आप बता सकते हैं, ये आपके पास इसका
E/m वैल्यू को कंपेयर करके, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो इतना चार्ज है, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो उन पे ये चार्ज। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता था कि ये जो आपके पास E/m वैल्यू निकली है कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल्स की, ये इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ गैस होती है। इसमें डिटेल क्या थी बेटा कि जो आपके पास कैथोड रेज है, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ईच एटम। हर एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम में आता है, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम हो, नियॉन का एटम हो, नाइट्रोजन का एटम हो, ऑक्सीजन का एटम हो, तो उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी नेचर सेम रहती है, तो E/m वैल्यू उनकी सेम रहती है। और इसके साथ ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करती, ना यहाँ पे जो गैस फिल होगी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के रिलेटिव प्रैक्टिकल किया, सेम वैल्यू आई, ऑक्सीजन लेके प्रैक्टिकल किया, सेम वैल्यू आई, और कोई भी गैस लेके प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, वैल्यू सेम आई। इससे एक चीज पता चली कि ये जो कैथोड रेज या जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरा पॉइंट बेटा, मैं इधर इलेक्ट्रोड चेंज करता हूँ, पहले मैंने फॉर एग्जांपल आयरन का इलेक्ट्रोड था, मैं गोल्ड का लगा देता हूँ, मैं सिल्वर का लगा देता हूँ, उससे भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, क्योंकि निकलना तो कैथोड रेज में से इन इलेक्ट्रोड में से ही था। क्या चीज ऑब्जर्व की, उससे भी E/m वैल्यू चेंज नहीं हुई। इन दोनों बातों से एक चीज कंफर्म हो रही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा या गैस की फॉर्म में ले लें, कोई भी चीज E/m वैल्यू सेम है। ये दोनों पॉइंट तो आपको अंडरस्टैंड करने। एक्सरेज में जब देखेंगे तो उसमें मैं इलेक्ट्रोड का इसलिए जिक्र किया, एक्सरेज के केस में जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड चेंज करते थे तो एक्सरेज की प्रॉपर्टी चेंज होती जाती थी, यहाँ पे E/m वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, उसके बाद बेटा ये एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकती हैं, और लास्ट में इनमें रिड्यूसिंग इफेक्ट, केमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट करवा सकती हैं, इलेक्ट्रॉन एडिशन और रिमूवल के रिलेटिव आप पढ़ा हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख ली। अब सेकंड वन है बेटा प्रोटॉन, जिसको डिस्कवर किया ई गोल्डस्टाइन। जाहिर सी बात है एटम ओवरऑल। जी जी सर, आपने लिखा है ना कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.55 मिलीग्राम, तो सर ये कैसे आया है? अच्छा, हाँ, ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 उसका मेरे ख्याल से पहला या दूसरा MCQ ही है, वो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिख दिया। अगर आपको याद हो बेटा, 1 मोल आपके पास 6.02 × 10⁻23 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मैस ये है, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.02 × 10⁻23। भी एक का मैस ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये आंसर आता था इनिशियली किलोग्राम में। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आप पॉइंट्स को जरा निगलेक्ट कर दें तो 9 × 6 54, और ये पॉइंट में तो वो 55 के राउंड अबाउट आ जाता था। मैं बिल्कुल रफ सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10⁻23 - 31 किलोग्राम। ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में ये सोल्यूशन है, मैंने इसलिए नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट के तौर पर लिखा था बेटा उसको। तो ये आपके पास बन जाता था 55 या 54 ही चले कल। ये वैसे इसको 0.3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 बन जाएगा, और ये 10⁻⁸ किलोग्राम। उसने मिलीग्राम में पूछा तो के को पहले बेटा के का मतलब 10⁻3, और उसको मिली में लेके जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, -8 × 10⁻6 मिलीग्राम। तो बेटा ये आपके पास 55 × 10⁻2 मिलीग्राम। तो -2 है तो इधर आपके पास 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.55 मिलीग्राम। तो ये जो कैलकुलेशन है बेटा, ये आपके पास मैंने चैप्टर नंबर 1 से
उसने लिखा हुआ था कि mass of 1 mole of electron, तो वो मैंने लिख दिया 0.55 मिलीग्राम। तो वो इस तरह से बेटा कैलकुलेशन आया। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। जी सर हो गया। क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर नहीं होना, हमने राउंड अबाउट ही आंसर करना होता है। तो पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले बेसिक्स को मल्टीप्लाई करना। पॉइंट्स में वो 0.3 को 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो 1 के राउंड अबाउट ही आएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन, प्रैक्टिकल तकरीबन सेम था, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम नहीं किया सर। हमने इसकी। जी जी सर कैमरा जरा राइट की तरफ कर दें, राइट साइड की तरफ। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ। अच्छा जी बेटा, प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट सेम था, लेकिन चेंजिंग थोड़ी सी क्या की थी, तो उसने कैथोड को परफोरेटेड ले लिया था। तो उसने देखा कि यहाँ पे भी फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब है जब कैथोड से कुछ रेस एनोड की तरफ जा रही थी, उसी तरह कुछ रेस कैथोड की तरफ भी मूव की। जब उनको जरा डिटेल स्टडी किया गया तो उन रेस को हमने केनाल रेस, क्योंकि इनका केनाल में से पास किया था, पॉजिटिव रेस या केनाल रेस का नाम दिया था। केनाल रेस या पॉजिटिव रेस, क्योंकि केनाल इन होल्स को बोल रहा है। हुआ क्या था बेटा, केनाल रेस बेटा क्या थी, मतलब ये एम कोई भी गैस है, जब यहाँ से कैथोड रेस गुजरी तो रास्ते में पड़े हुए आपके पास गैस के मॉलिक्यूल से टकराई और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने गैस के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल कर दिए। देखिए एक एटम था, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया और उसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एम से निकला और एम पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे होता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू हो गए, तेजी से मूव करेंगे कुछ इसके साथ और कुछ इस केनाल में से गुजर के यहाँ पे फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस कर दी थी। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टीज को अगर पहले एक्सपेरिमेंट क्लियर है बेटा, डिटेल अगर आपने पढ़नी है बुक से एक दफा पढ़ लिया करें, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन जहां पे कैथोड रेज मूव की थी उन्हीं के रिलेटिव आपके पास कुछ पार्टी, ये एनोड से नहीं निकले हैं, मैंने इनको एनोड पार्टिकल्स या एनोड रेज नहीं कहा। एक चीज ध्यान में रखने, ये जो गैस थी उसी के कैटाइन है। बेटा वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटॉन, केनाल रेस, पॉजिटिव रेस, कैटाइन या एनोड रेस। तो कौन सी चीज ट्रू नहीं होगी कि वो एनोड रेज नहीं है। जैसे इनका नाम कैथोड रेज था, इनका नाम एनोड रेज नहीं है, ये एनोड से नहीं, ये तो यही कैटाइंस है। इसमें ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना। इसकी अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए बेटा, चार्ज इस पे भी मैग्नीट्यूड सेम है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको काउंटर करने के लिए उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होगा, इसलिए बेटा मैग्नीट्यूड सेम है। अब पोलैरिटी डिफरेंस, यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। कैसे मेजर किया जाता था आपको पता है, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो पॉजिटिव रेज नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, तो इसलिए इन पे जो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज की तरफ मुड़ जाती है। मैस इनका 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जो कि राउंड अबाउट 1 AMU के इक्वल होता है, 1.008 AMU। अगर आपको याद हो जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसका हम कितना लेते हैं, 1.008 AMU, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस को निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का मैस काउंट होता है। तो इसी का वाइस वर्सा यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट इज 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी ये भी फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसकी E/M वैल्यू, अगर हम इसकी E/M वैल्यू को कंपेयर करते हैं बेटा, E/M वैल्यू ऑफ या वो प्रोटॉन, तो E/M वैल्यू वो डिपेंड कर रही होती है बेटा प्रोटॉन के केस में,
गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। क्योंकि बेटा बेसिकली ये है कैटाइन, तो कैटाइन हर गैस का डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का कैटाइन डिफरेंट है आपके पास, अगर आप नाइट्रोजन है उसका कैटाइन डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन है कैटाइन डिफरेंट होगा, कोई भी जो भी आप रेलेवेंट गैस भरेंगे उसके अंदर उसका कैटाइन की नेचर डिफरेंट होगी। इसके लिए सबके लिए E/M वैल्यू डिफरेंट होगी। और मैक्सिमम किसके लिए होगी? हाइड्रोजन आयन के लिए, क्योंकि उसका मैस सबसे कम होगा। जब मैस सबसे कम, डिनोमिनेटर में E/M वैल्यू सबसे ज्यादा, और सबसे कम कह लेंगे मैस वाला पॉजिटिव पार्टिकल वो हाइड्रोजन आयन होगा। इसलिए हाइड्रोजन आयन का ही दूसरा नाम हमने प्रोटॉन रखा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल डिफरेंट गैसेस के लिए बेटा किया गया। हर एक के लिए ये जो पॉजिटिव रेज थी, हर एक जब गैस चेंज करते थे E/M वैल्यू चेंज होती जाती। हमने देखा ये E/M वैल्यू सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन के लिए आई। उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो E/M वैल्यू हाइड्रोजन आयन की है ये सबसे ज्यादा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड निकालते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है वो सबसे कम चार्ज वाला पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन, इसका दूसरा नाम उसने प्रोटॉन रखा। दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन। तो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट प्रोटॉन। अब आ जाए तीसरी चीज है जी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, एटम दोबारा से न्यूट्रल हो गया, तो मसला हल हो गया। लेकिन जब एटम के टोटल मैस को काउंट किया जाता था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस से काफी ज्यादा आता था। एटम का मैस किया जाता था तो वो फॉर एग्जाम्पल 10 AMU, लेकिन जब उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लेक्ट कर देते थे, प्रोटॉन का मैस किया जाता था तो वो 4-5 AMU आता था। इससे साइंटिस्ट इस चीज को यानी कि देखने लग गए कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी है जो उसके मैस को कैरी कर रहा है, और वो आपके पास डिस्कवर किया चैडविक। चैडविक ने क्या किया बेटा, अल्फा पार्टिकल जो कि वो कहीं कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ऑब्टेन किया जा सकता है, आपके पास अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट जब उसने ब्रिलियम पे करवाई तो वो ब्रिलियम बेटा कार्बन में चेंज हो गया, और उससे एक आपके पास पार्टिकल एमिट हुआ जिसको जब उसने डिटेक्टर में से पास करवाया उसने कोई इम्पैक्ट नहीं शो किया, तो जिससे पता चला कि इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मैस था। उस पार्टिकल का न्यूट्रल से नाम रख दिया न्यूट्रॉन। ये जो आप 2, 4, 4, 9 बेटा ये अभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, नीचे वाली चीज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, ऊपर वाली चीज मैस नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ये 0, 1 प्रोटॉन तो कुछ नहीं है, एक न्यूट्रॉन तो उसके रिलेटेड। फिर उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो एक न्यूट्रॉन है जब ये टूटता है तो बेटा ये एक प्रोटॉन में टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉनियो जो मैसलेस चार्जलेस पार्टिकल है। एटम में जैसे और भी कई पार्टिकल होते हैं। फिर बेटा एक पॉइंट लिखा है कांट आयोनाइज गैस। न्यूट्रॉन गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि बेटा ये आपके पास चार्जलेस पार्टिकल है, तो ये एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को आके रिपेल करेगा, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, सीधा गुजर जाएंगे। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल एटम को आयोनाइज नहीं कर सकते, तो वो न्यूट्रॉन है। या किस फंडामेंटल पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, तो वो आपके पास न्यूट्रॉन। क्योंकि पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटा, आपके पास बगैर किसी से टकराए सीधा जाके न्यूक्लियस से टकरा जाना। तो इसी वजह से न्यूट्रॉन से हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं। बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें हम न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं जिनमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो आपके पास इसलिए बेटा दे कैन एक्सपेल प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वाटर, न्यूक्लियस में से जाके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन्स को एक्सपेल कर सकते हैं।
न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरिड आउट करवा सकते हैं। ये एक एग्जांपल दी है बेटा। इसमें देखे बेटा, कॉपर एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन्स की तादाद, ये आपके पास है प्रोटॉन्स की तादाद 29, और ये है आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद 65। तो अगर इसमें से रफली कैलकुलेट किया जाए तो न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? 36। 65 माइनस 29, 36। मैंने इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दिया, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं बेटा? 37। प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल हो गए हैं 66। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे? 37। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं जी? 36। एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, और साथ जो है वो गैमा रेज एमिट हुई, HV। बोहर के मॉडल के मुताबिक ये इसका आपके पास रेडिएशन को एमिट का फार्मूला। अब बेटा यही चीज इसका डिके होता है, इसमें मौजूद जो न्यूट्रॉन है, जो 37 में आपने न्यूट्रॉन ऐड किया, वो इसमें टूटेगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनिया तो मैसलेस चार्जलेस है, इसको काउंट नहीं। अब ये प्रोटॉन जब बेटा टूटेगा प्रोटॉन, तो 29 से प्रोटॉन यहाँ पे 29, तो ये टूट के एक और प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गए? 30। एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, और जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो एलिमेंट भी चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर चेंज, एलिमेंट चेंज। तो बेटा 29 से 30 हुआ, कॉपर से जिंक बन गया, और साथ ये वाला चीज प्रोटॉन 30, इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया। न्यूट्रॉन कितने रह गए? न्यूट्रॉन वो दोबारा से 36 हो गए, क्योंकि 37 में से एक न्यूट्रॉन डीकम्पोज हो गए, तो वो भी देख ले। 66 माइनस 30, 36। तो वो कॉपर किसमें चेंज हो गया? जिंक। और अगर मैं आपसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल का टॉपिक रिवाइज करवाना चाहता हूँ, कि अगर आपसे यही चीज पूछी जाए, ये एक दूसरे के क्या है? कॉपर 66 और जिंक 66 के रिलेटिव, ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, या आइसोएस्टर्स हैं। कॉपर 2966, जिंक 3066, ये एक दूसरे के बेटा क्या है? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, या आपके पास आइसोएस्टर्स। जी साइलेंट मोड पे चले गए। आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स। आइसोबार, शाबाश, गुड। क्योंकि बेटा मैथ नंबर सेम है, जब मैथ नंबर सेम होता है तो आइसोबार कहलाती है। गुड, शाबाश। तो बेटा ये आज के रिलेटिव थ्योरी का काम था, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रिलेटिव आपको बताने चाहिए। आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स मॉडल, आपके पास बोहर रेडियस, बोहर एनर्जी, उनकी डेरिवेशन कुछ नहीं करने की जरूरत है। हाँ, इनमें से इस चैप्टर में से फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने लिखे हैं बेटा। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होप तो आपको जो है वो विजुअलाइज हो रहे होंगे, जो नहीं हो रहे मैं अभी कर देता हूँ। कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं इस चैप्टर के रिलेटिव। सबसे पहले इसमें से बड़े क्वेश्चन आने हैं आपको। ये वाला जो मेन बेटा, एक्स जनरल एलिमेंट है, ऊपर ए से मुराद उसका मैथ नंबर है, मैथ नंबर से मुराद है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जी से मुराद उसका एटॉमिक नंबर है, जिससे मुराद है प्रोटॉन। और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ए माइनस डी, एटॉमिक या मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर आपके पास माइनस कर देगा। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर तो न्यूट्रल एटम है तो यही आपके पास क्या होगा बेटा? उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर कैटाइन है तो जितना चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में से वो चार्ज माइनस करना पड़ेगा, और अगर एनाइन है तो एटॉमिक नंबर में वो चार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा। सर पता नहीं क्या कह रहे हो ऑक्सीजन 8 16 -2,
प्रोटॉन कितने हैं जी? 8 नजर आ रहा। 8 न्यूट्रॉन कितने हैं जी? 16 माइनस 8 8। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैंने क्या है एन के केस में जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें चार्ज ऐड कर दें, वो 10 हो जाएंगे। 8 तो ऑलरेडी थे, 2 आपने ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और अगर इसी चीज को मैं बेटा इस तरह से लिखता, एन ए आपके पास 11 23 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 10। सर ये दोबारा बता दें, समझ नहीं आ रहा। मैं दोबारा बेटा इसके इधर और कर देता हूँ, चले इधर देखते चला जी। पहले एक चीज देख लें बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं। तो प्रोटॉन इस केस में क्या होंगे बेटा, ये मैंने मैग्नीशियम की एक एग्जांपल लिखी है साइड पे, इसमें आपने बताना है मुझे प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन वो 12, ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ। न्यूट्रॉन वो भी 12, 24 में से 12 माइनस करें। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन 10 तो वो कैसे आएगा बेटा, देखो अब चार्ज है उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम करके लिखने हैं जो उसके ऑलरेडी हैं, तो 12 में से 2 कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। ऑल्सो ये पॉइंट क्लियर होगा। इससे अभी एमसीक्यूज करते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, उसके बाद इस चैप्टर में से सारी थ्योरी करने की बजाय कुछ ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आप कर लें, आपकी ऑलमोस्ट सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। बेटा बोहर के एटॉमिक मॉडल से E इक्वल टू एच वी, एच से मुराद प्लांक्स क्वांटम कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू वैसे कितनी होती है मुझे भूल गई, आप मुझे बता। 6.64 इंटू 10 - 34 जूल सेकंड, ये है जूल सेकंड एच की वैल्यू, वी फ्रीक्वेंसी है। फिर बेटा एक एंगुलर मोमेंटम आपके पास mvr इक्वल टू nh/2π। इसमें जो क्वेश्चन देता होता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं भाई पहले शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, पहले शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके पास क्या होगी? आंसर विल बी h, आपके पास h/2π, n की वैल्यू 1 पुट कर दें, h/2π। दूसरे शेल के लिए h/π, तीसरे शेल के लिए 3h/2π, चौथे शेल के लिए 2h/π। चौथे शेल में क्या होगा बेटा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 को 2 ऊपर आ जाएगा, 2h/π। तो एंगुलर मोमेंटम mvr से मुराद है बेटा एंगुलर मोमेंटम। फिर हम रेडियस को जब मालूम करते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला Rn इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग से क्या मुराद था बेटा, 10⁻⁻10 मीटर इंटू n स्केयर। तो पहले शेल के लिए क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 पुट कर दें, दूसरे शेल के लिए 4 पुट कर दें, तीसरे शेल के लिए 9 पुट कर दें। तो अगर वो कहता है आपके पास जो 5वां शेल है वो पहले शेल के जी जी बेटा ये जनरल फार्मूला है। अब इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है 5वां शेल पहले शेल से कितना दूर होगा, तो यहाँ पे 5 पुट कर दें, 25 तो 25 टाइम्स हो जाएगा। छठा शेल 36 गुना हो जाएगा, 7वां शेल 50 जो आपके पास गुना हो जाएगा। ये जनरल आपके पास। और इससे आपके पास हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं डिस्टेंस बिटवीन शेल्स वो बढ़ता जाता है। R2 - R1 कम है, उसके बाद R3 - R2 वो बढ़ता है, R4 - R3 वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं बेटा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस वो बढ़ता जाता है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस सॉरी बिटवीन शेल्स, गलत बोल, जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं डिस्टेंस बिटवीन शेल्स वो बढ़ता जाता है। देखिए ना यहाँ पे 4 - 1 होगा, 9 - 4 होगा, 16 -
9 होगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपके पास। ये वाला फार्मूला समझ आ रहा है बेटा? जैसे जैसे अवे जाते हैं डिस्टेंस बिटवीन शेल वो बढ़ता जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एनर्जी का ये एक जनरल फार्मूला -2.18 कर लें 17 इंटू 10⁻18 1 आवर m स्क्वायर इंटू जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अगर आप किलो जूल पर मोल में निकालना चाहते हैं वो ये रिलेशनशिप है -1313.31, जो कि आयोनाइजेशन आपके पास एनर्जी भी थी हाइड्रोजन एटम की, और ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें इसका रिवर्स है। आपके पास एनर्जी डिफरेंस नियरेस्ट आपके पास और आपके पास न्यूक्लियस वो ज्यादा होगा। E2 - E1 वो बहुत ज्यादा है। बुक में वैल्यूज भी लिखी है 934, 550, 54, इस तरह से वैल्यूज भी लिखी है। तो मैंने जनरल ट्रेंड बता दिया। इसमें क्योंकि न्यूक्लियस के करीब से वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हाई, फिर उससे कम, फिर कम। जैसे जैसे आप अवे जाते जाते हैं एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, शेल डिस्टेंस वो बढ़ता जाता है। तो इसमें ये वाला आपको रिलेशन आना चाहिए। उसके बाद बेटा एक है ये वेव नंबर, सर इसके यूनिट होते हैं पर मीटर। नंबर ऑफ सर वेव, जी जी सर ये जो E की वैल्यू लिखी हुई है E इज इक्वल टू -1, ये जो सेकंड लास्ट पे है ये बता दें। जी ये वाली 1313.31। ये पहले वाली से ड्राइव की है आपने, इसके ऊपर वाली से। हाँ बेटा ये बुक में मैंने पहले बोला डेरिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। किलो के लिए जूल है, किलो के लिए आपको 1000 से डिवाइड, और एक के लिए मोल के लिए आपको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी से ड्राइव की हुई है। ओके अब बुक से देखेंगे तो आप, हम इस वक्त डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे। मेरे पास जूल में पूछेगा मैं इसमें बता दूंगा, किलो जूल पर मोल में पूछेगा ये वाला फार्मूला अप्लाई कर। इसी तरह से आगे बेटा आपके पास है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट मीटर। ये इसमें रेड बर्ड कांस्टेंट है 1.0978 इंटू 10⁻7 और 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर पर मीटर। अच्छा, इसमें 5 सीरीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं, 5 टाइप की सीरीज को। अगर मैं n1 की वैल्यू 1 पुट कर दूं, n2 को नहीं, n2 वेरिएबल है, n2 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो बेटा जो आपके पास वेव नंबर आएगा उसको हम लाइमन सीरीज बोल लेंगे। इससे पहले इसको थ्योरेटिकली समझे। आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठ के पहले शेल में आएगा, तो वो जितनी आपके पास एनर्जी मिट करके आएगा वो आपके पास लाइमन सीरीज कहलाएगी। उसका जो वेव नंबर होगा वो लाइमन सीरीज। कहीं से भी n2 कुछ भी हो सकता है, n1 1 फिक्स होना चाहिए, दूसरे से पहले में आ जाए, तीसरे से पहले में आ जाए, चौथे से पहले में आ जाए, पांचवें से आना उसने किसमें है, पहले में, तो वो लाइमन सीरीज। बाल्मर में n1 2 फिक्स है, सेकंड में आना है, कहां से आए, तीसरे से आ जाए, चौथे से आ जाए, पांचवें से आ जाए, छठे से, हाइट से जब आएगा एनर्जी मिट करके आएगा, वो कौन सी होगी, बाल। आपने पढ़ा हुआ है लाइमन, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये यूवी है, हाई एनर्जी, ये विजिबल था, बाकी सारे इंफ्रारेड है। अगर n1 की वैल्यू में 3 पुट कर देता हूं, n2 4 5 6 7 हायर ऑर्बिटल कोई भी ले, अगर वो वहां से तीसरे में आ रहा है पासिंग सीरीज, चौथे में आ रहा है ब्रैकेट सीरीज, पांचवें में आ रहा है n2 बेटा कुछ भी हो सकता है, n1 की वैल्यूज 1 2 3 4 5 उसके रिलेटिव 5 सीरीज आपने बता। उसके बाद एक मैंने डी ब्रोगला इक्वेशन लिखी है, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम सी कह लें, एम वी कह लें, फिजिक्स में बड़ी डिटेल से पढ़ते हो। ये आपको वेवलेंथ और मैस दोनों का रिलेशन बताता है, डुअल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा होता है पार्टिकल। अच्छा, फिर मैंने क्वांटम नंबर में से कुछ फार्मूले लिखे। किसी भी शेल में आपने इलेक्ट्रॉन मालूम करने हो तो 2m के, और शेल में आप शेल को किस तरह से स्टडी करते हो, ए एल एम
इस तरह से भी पढ़ते हैं आप बेटा। नंबर ऑफ शेल, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, कल इंशाल्लाह इनकी डिटेल देखेंगे। SPDF, उसके रिलेटिव 2 × 2l+1। और L के लिए आपके पास वैसे इससे जब हम करेंगे S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इसलिए मैं फार्मूले इनकी डिटेल कल डिस्कस कर लेंगे, ये वाले चारों की डिटेल, इनकी डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसका फार्मूला होगा n²। ये कल इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। n²। अभी मैं देखना चाहता हूँ पहला शेल, उसमें कितने हैं? तो 1² 1, दूसरा 2² 4, दूसरे में 4 ऑर्बिटल कैसे हैं? 2s और 2p होता है, और p के 3 आगे ऑर्बिटल है, px py pg। तो इस तरह से इसके कितने हो जाएंगे बेटा? 4। 3 है, उसके 9 हो जाएंगे। कैसे? एक 3s का, 3 p के 4 हो गए, 5 d के, 3s 3p 3d। इस तरह से आगे चलेंगे। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, उसका फार्मूला 2l+1। L0 1 2 3, वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम इसको डिटेल से देख रहे हैं। तो बेटा ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आपको पता होना चाहिए। अब जो है वो ये एंड पे मैंने 15 मिनट इसलिए बचाए थे कि मैं आपसे कुछ MCQs शेयर करना चाहता था, क्योंकि इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा वो MCQs के रिलेटिव। अब मैं ये शेयर करते हैं, आपने जरा कॉपी पेंसिल पास रख लेनी है बेटा, ताकि आप उन MCQs को खुद से सॉल्व करके उसी वक्त आंसर बताना है। वैसे तो कोई इतने टिपिकल नहीं होंगे कि आपको कॉपी पेंसिल की जो है वो कह लें कि वहां पे कैलकुलेशन को पर्टिकुलर करना पड़े। अच्छा जी, 1 मिनट में पहले देख लूं कि ये क्लियर हो रहा है। हाँ जी, चलिए। अच्छा, पहला MCQ, वो कहता है मेरे पास नियॉन 10 है जी। नियॉन 10 मीन के एटॉमिक नंबर उसका 10 है। अब वो 4 ऑप्शन आपको दे देता है। एक आपको देता है ऑप्शन सोडियम +1, क्लोरीन -1। बी ऑप्शन दे देता है सोडियम और क्लोरीन -1। सी ऑप्शन आपको दे देता है सोडियम +1 और मैग्नीशियम +1। और डी ऑप्शन दे देता है सोडियम +1 और F-1। वो कहता है बेटा इनमें से कौन सा नियॉन 10 से रिजेम्बलेंस रख रहा है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन नियॉन 10 से आपके पास कंपैटिबल है? तो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। शाबाश। क्यों बेटा? नियॉन में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा आपके पास 11, इसका है 9। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 11 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन 9 -1 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपके पास इसमें बेस्ट ऑप्शन आएगी जी डेल्टा। अच्छा, ये जो आगे MCQ करवाने लगा हूं, ये बोर्ड में आया भी हुआ है, और ये बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत किया था। डेटा सब सर ये वीडियो रुकी हुई है। वीडियो रुकी हुई है क्या मतलब? सर अब आप ठीक जो है बेटा? MCQs लिख, यस सर अब क्लियर है। अच्छा जी, चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास MCQ है जी। सर ये MCQs रिपीट कर दें, वीडियो रुकी हुई थी। अच्छा बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, वो कहता था जो स्टेटमेंट में वो कहता है नियॉन 10 है आपके पास। अब आपने इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन नियॉन 10 से रिजेम्बलेंस रखेगा। तो मैंने बोला बेटा आंसर आप बाकी में भी इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जब टाइम शॉर्ट होता है तो मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की तरफ गया हूँ। तो मैंने देखा इसमें डेल्टा ऑप्शन में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, +1 चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का होता है 9, -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी चीज नियॉन 10 से रिजेम्बलेंस रख रही है विद
रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, वो डेल्टा ऑप्शन। अच्छा बेटा, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, ये देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको। आर्सेनिक है, गैलियम है, कैल्शियम है। ऑप्शंस पढ़ी जा रही हैं बेटा? ये जरा देख लीजिएगा, आपको ऑप्शंस पढ़ी जा रही हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को जो है वो डिटेल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन का डाटा दे दिया, वो कहता है इस डाटा को देखते हुए, ये आपके पास गिवन डाटा है, आप बताएं कौन सी ऑप्शन जो वो इस डाटा को फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ये आपको डाटा दे दिया बेटा, किस ऑप्शन के आपके कौन सी ऑप्शन इस डाटा को फुलफिल कर रही है। जी जरा सॉल्व करें इसको, मैं चाह रहा हूं ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। सर बी ऑप्शन है। हाँ गुड, शाबाश, बीटा ऑप्शन। किस तरह से बीटा बेटा? देखिए आपके पास पहले देखिए अल्फा ऑप्शन को देखते हैं, AS-3। इसका मतलब है अगर आपके पास जितने इसमें प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद उससे 3 ज्यादा होने चाहिए। इधर प्रोटॉन 33 है तो इलेक्ट्रॉन तो 36 होने चाहिए थे, तो ये ऑप्शन को फिलफिल नहीं कर रहा। जरा गौर से सुनिएगा बेटा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पास ये गैलियम को सेटिस्फाई कर रहा था। अच्छा बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, कॉल आ गई थी बीच में। देखिए पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन क्यों गलत है? वैसे वो पहले पॉइंट से गलत हो जाती है। AS पे -3 है, तो बेटा देखिए -3 का मतलब क्या है? जितने प्रोटॉन होंगे उससे सर माइक बंद हो गया सर आपका। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, आवाज आ रही है? आवाज ओके सर, अब आ रही है, ठीक है सर। तो वो बस 2 दफा कॉल आ गई, जितना अच्छा एमसीक्यू था उतना कोई नहीं, इसी के रिलेटिव एक और कर लेंगे। अच्छा बेटा बीटा ऑप्शन में देखें, AS+3 है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उससे 3 कम इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ प्रोटॉन 33 है, इलेक्ट्रॉन 30 है, तो 3 कम, ये वाला ठीक है जी। गैलियम जितने भी प्रोटॉन होंगे +3 का मतलब उससे 3 इलेक्ट्रॉन कम, 31 28, ठीक है। कैल्शियम न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को भी इस डाटा से कंपैरिजन करेंगे तो किसी में भी वो कंपैटिबल नहीं होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और मैं आपको क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा मैं दोबारा से लिख, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम और सोडियम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 20 12 20 11 और 18 11, ये आपके पास है। अब ए ऑप्शन वो कहता है, ये डाटा आपको दे दिया कैल्शियम और सोडियम एटम्स की फॉर्म में। बी ऑप्शन कैल्शियम सोडियम आयन की फॉर्म में है, कैल्शियम न्यूट्रल है। सी ऑप्शन कैल्शियम भी आयन की फॉर्म में है और सोडियम भी आयन की फॉर्म में है। और डी ऑप्शन
कैल्शियम आयन की फॉर्म में, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में। अब आपने डेटा जो कंपेटिबल आपके पास है, इसको देखते हुए आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट वन होगी। डी ऑप्शन। डेल्टा। जी जी अकील बेटा कौन सी ऑप्शन बोली है आपने? सर डेल्टा होगी सही। डेल्टा। हाँ गुड, शाबाश। डेल्टा। क्यों डेल्टा? देखिए बेटा शाबाश, डेल्टा ऑप्शन क्यों होगी? कैल्शियम पे जितने प्रोटॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन उससे कम है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 18, यानी कि ये आपके पास उसने कॉन्फ़िगरेशन ही +2 की दी हुई है। जितने प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन कम। और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को तो भूल जाए, उसका चार्ज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल एटम की, तो ये आपके पास देख लें। या इसको भी इस तरह से देख लें, और आसान तरीका। प्रोटॉन 33 है, ये 30 है, ये +3, 37 है, 28 है, +3, और ये इक्वल है तो ये न्यूट्रल। तो ये वाली ऑप्शन कहाँ पे? वो ये वाली ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल, जल्दी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और करते हैं अभी एमसीक्यू। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 4th वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन Fe2656 + 2, ये आपके पास दे दिया उसने, और इसमें ए ऑप्शन जो आपके पास है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के रिलेटिव 26 30, बी ऑप्शन 28 30, सी ऑप्शन 24 30, डी ऑप्शन 24 32। सी जी बेटा, ऑप्शन सर, सी। गुड, शाबाश। चार्ली ऑप्शन। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये न्यूट्रॉन आएंगे। किस तरह से बेटा? न्यूट्रॉन का क्या फार्मूला? न्यूट्रॉन 56 - 26 30, और इलेक्ट्रॉन निकालने 26, 2 कम कर दें तो 26 - 2 24, 24 एंड 30, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, ताकि आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सीएल, ये पूरा डाटा आपको क्वेश्चन में वो दे देता होता है, कोई इसमें इशू नहीं होता उसके लिए। ए 18 18, बी ऑप्शन 17 18, सी ऑप्शन 17 19, डी ऑप्शन 18 20। जी बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आपने बताने हैं इसमें। सर अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन, एक ही स्टूडेंट को लगता आ रहा है, बाकी सारे अभी सोच रहे होते हैं। अल्फा बिल्कुल ठीक है बेटा। देख लेना, न्यूट्रॉन निकालने, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? 35 - 17, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो बस उंगलियों पे करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़े से जबानी नहीं पता। इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 17 और एक इलेक्ट्रॉन उसने कहा एक्स्ट्रा 18, 18 आपके पास ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, अब थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटिव, E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज, ए ऑप्शन मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन आयन, बी ऑप्शन मिनिमम फॉर हाइड्रोजन आयन, सी ऑप्शन कांस्टेंट, डी ऑप्शन डिपेंड या वेरीज with atomic number of gas। जी बेटा, E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज। सर चार्ली ऑप्शन।
चार्ली ऑप्शन, गुड, शाबाश। टू कांस्टेंट का वर्ड आएगा क्योंकि वर्ड आ गया कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए बेटा आपके पास क्या होगी, E/m वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज, मैक्सिमम फॉर ए ऑप्शन ड्यूट्रियम आयन, बी ऑप्शन हीलियम आयन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन आयन, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। both A and C. जी, So Charlie. जल्दी इतनी भी जल्दी नहीं करनी। हाँ, करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, नॉट डेल्टा। बोथ ए एंड सी नहीं बेटा, ए में ड्यूट्रियम है। अब ड्यूट्रियम में बेटा एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, उसका मैथ बढ़ जाता है, मैथ नंबर तो चेंज हो जाएगा। ड्यूट्रियम बेटा क्या होता है, 1 2, बेटा प्रोटॉन आपके पास उसका मैथ नंबर 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन का तो 1 1 ही रहेगा ना, तो वो 1 है, मैथ चेंज होने से इसकी E/m वैल्यू कम होगी। इसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन ही बेस्ट ऑप्शन होगी आप। अच्छा, उसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इनमें से आपने बताना है कौन सा पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला CO N2 बीटा, CO2 N2 C, CO2 NO2 D, आपके पास D इधर ही लिखे रहे, आपके पास SO2 एंड CO2। जी बेटा, So alpha option. आपने बताना। जी जी, Alpha. अल्फा ऑप्शन कैसे पता चला? जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो हर एक में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखिए बेटा, आपके पास 6 प्लस आपके पास 8 14 इलेक्ट्रॉन, और 7 प्लस 7 नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 है, 14 इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। बाकी ऑप्शंस पे अगर आप करेंगे तो वो वेरी निकलेंगे। इसके क्या निकलेंगे, 6 प्लस 16 22, इसके 14, वो डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो ये काम करेंगे, जो जीनियस होंगे वो कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट अल्फा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो जीनियस होंगे उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन का भी रट्टा लगाया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 1 का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एटलीस्ट वो चीजें जो आपकी बुक से आपको पूछी जा, अगर बुक की एक्सरसाइज में से आया तो फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और इसी से मिलता जुलता अगर मैं आपको दे देता हूं, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपने बताना। कौन सा इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? CO2 N2O D, CO2 NO2 C ऑप्शन, SO2 आपके पास CO2 और D ऑप्शन H2O और CO2। ये आपके पास बेटा मैंने क्वेश्चन एक रख दी है आपके सामने। अब इसमें से आपके पास बताना है किसमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जी,
जी जी बेटा जल्दी से। सर अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन, शाबाश। क्यों है अल्फा ऑप्शन जी? देखिए बेटा 6 और 2 ऑक्सीजन है, 8 प्लस 8, 6 प्लस 8 प्लस 8 22। नाइट्रोजन 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम आएगी। तो आपने बताना था कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के रिलेटिव आप बता दें। और आपके पास वो कहते हैं आपके पास एक और, चले लास्ट वन 10 पूरे कर लेते हैं। कोई आपके पास M+3 कैटाइन विद 3 शेल, फाइंड एटॉमिक, आसान कर देता हूँ शुरू में, फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ M। कौन सा एटॉमिक नंबर वाला आपके पास होगा? ए ऑप्शन मैग्नीशियम, बी ऑप्शन कैल्शियम, सी ऑप्शन आपके पास M को बताना ना, तो मैग्नीशियम कैल्शियम, सी ऑप्शन फ्रांशियम, डी ऑप्शन बेरियम। जी बेटा, वो कहता है कोई कैटाइन है M+2 और उसके पास 3 शेल्स हैं। अब आप बताएं वो M क्या है? फाइंड M। अगर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल M है तो फिर मैं ऐसे भी कर देता हूँ 24, 20, फ्रांशियम का जो भी आपके पास 56, इस तरह से बेरियम का होता है। बेरियम नहीं, जो आसान है वो कर लेते हैं, ब्रीलियम कर लेते हैं, 4 होता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? आपने M बताना है या उसका एटॉमिक नंबर बताना है? सर अल्फा। बेस्ट ऑप्शन बीटा। मैंने मैग्नीशियम का ये 24 लिखा हुआ है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, 12। बेस्ट ऑप्शन होगी बेटा आपके पास कैल्शियम। क्यों कैल्शियम होगी? देखिए बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 लिखा है, तो 2882, ये 3 शेल, जब ये +2 चार्ज जाएगा 2882, ये 2 रिमूव कर दें तो +2, तो उसके बाद 3 शेल बन जाएंगे 1 2 3, तो वो आपके पास कैल्शियम, और उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 3 के लिए 288, तो था बेटा 20 आपके पास। अगर आप कहते हैं कि आप फाइंड M सिंपल कर लेते हैं, फाइंड M, फाइंड M, उसके रिलेटिव बेटा आपके पास कैल्शियम ऑप्शन आएगा। फाइंड एटॉमिक नंबर, तो वो 20 आ जाएगा। ठीक है, डाई पॉजिटिव आइन है +2। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटा? आंसर सर इसको रिपीट कर दें। अच्छा, मैं क्वेश्चन अब जरा क्वेश्चन मैं बता बेटा। वो कहता था M+2 कैटाइन है और उसके पास 3 शेल्स हैं। अब आपने बताना वो M क्या चीज है, और नीचे मैंने मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम ब्रीलियम लिख दिया। अब इनके एटॉमिक नंबर थोड़े से आपको, मैग्नीशियम इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 282, उसमें तो टोटली 3 है, वो तो कैटाइन के 3 कह रहे हैं। तो कैल्शियम उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, 2882, तो मैंने लिखा 2882, इसमें से ये 2 रिमूव कर दिए तो ये कैटाइन बन गया, और 3 शेल वाला कैटाइन, तो 3 शेल वाला कैटाइन कौन होगा? कैल्शियम, हैविंग +2 चार्ज। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कल इसमें से मजीद एमसीक्यूज कर लेंगे। आज थोड़े से ये बेटा ये एमसीक्यूज क्लियर हुए हैं। तो
आज के लिए बेटा इतना ही काम है, कोई प्रॉब्लम होगी वो जरूर पूछ लीजिएगा। आप में से कोई चीज लगता है बाद में तैयारी कोई नहीं करते, अदरवाइज आप जरूर कोई ना कोई एमसीक्यूज ढूंढ के लाएं। सर आपने कोई बुक रिकमेंड की है आपने केमिस्ट्री के एमसेट के लिए? अच्छा बेटा, फिलहाल आपके पास कोई बुक मैंने रिकमेंड नहीं की है। अभी फिलहाल आपका जो पहली दफा आपने पढ़ना, सिर्फ टेक्स्ट बुक को करें, टेक्स्ट बुक। ठीक है सर जी। और दूसरा मैं कुछ आपको ना, मतलब जैसे मैंने ये एक मेरे पास बुक थी फॉरेन ऑथर की, उसके कुछ पेजेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की प्रॉपर्टीज उसने शेयर की, उनके मैं इमेजेस सेंड कर देता हूँ। बेटा चीजें आपके पास फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। तो और ये भी सर मैं ये आपको ये एटॉमिक नंबर वगैरह ये दिए होते हैं उन्होंने, मतलब एमसीक्यू के साथ? मोस्टली दिए होते हैं, लेकिन याद भी बेटा कल का लेक्चर इसलिए है, आपको सारे रटा लगवा के जाएंगे, परेशान हो। और सर मेरा ना आज फर्स्ट डे है, तो वो जो मेरे पहले लेक्चर गुजर गए हैं वो बस गुजर गए हैं? वो फिलहाल गुजर गए हैं, वो बेटा जब उनकी टेस्ट हुआ करेंगे, डिस्कशन होगी, उसमें आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जब सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलें अभी बाकी स्टूडेंट्स में बेटा, अल्लाह हाफिज़।